उस समय संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी मिलकर राम मंदिर आंदोलन की उस आग को और तेजी से भड़काने में लग जाते हैं। 1984 आता है और सभी विज्ञान भवन में मिलकर एक प्लानिंग बनाते हैं कि सीतामढ़ी से लेकर अयोध्या तक की एक रथ यात्रा निकाली जाए। मगर उनकी प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, क्योंकि उसी साल इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है और पूरे कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाता है। आउटसाइड द कोर्ट विश्व हिंदू परिषद एक कमेटी का निर्माण करता है पूरे एरिया पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए। जब समय थोड़ा सा आगे बढ़ता है और 1986 आता है तो पूरे आंदोलन की दिशा ही बदल जाती है। ये सब उस दौरान होता है जब देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। यहाँ हम आपको रिवाइज कराने जा रहे हैं शाह बानो केस, जो कि फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। शाह बानो एक मुस्लिम महिला थी जिनका अपने पति से तलाक हो गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उनके पति को उन्हें गुजारा भत्ता देने के लिए कहा था। इस बात से सभी मुस्लिम भड़क गए क्योंकि उनका मानना था कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उनके मजहब के खिलाफ है। उसके बाद कुछ मुस्लिम्स मिलकर एक कमेटी का निर्माण करते हैं, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। एक और हिंदू कमेटी का निर्माण होता है जो कि श्री राम के केस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसका नाम होता है रामलला विराजमान। गवर्नमेंट तो हमेशा से ही चाहती थी कि ये केस आउटसाइड द कोर्ट ही सेटल हो जाए, क्योंकि कोर्ट में दो पार्टीज तो कभी नहीं जीतती, एक को तो हार का सामना करना ही पड़ता है। यहाँ पर जो भी हार था तो उससे काम खराब ही होना था। अब सन आ चुका था 1990 और सिचुएशन बन चुकी थी बहुत ही क्रिटिकल। लाल कृष्ण आडवाणी ने 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली, सोमनाथ जो कि गुजरात में है वहाँ से अयोध्या तक जो कि यूपी में है। उस यात्रा की वजह से दंगे और भी बढ़ गए और आखिर में अडानी को बिहार के समस्तीपुर में अरेस्ट कर लिया गया। आखिरकार जब वो दिन आया जिस दिन उस रथ यात्रा का समापन होना था, उस दिन बहुत ही बड़ी तादाद में कार सेवकों की भीड़ अयोध्या में उमड़ आती है। आक्रोश से भरे हुए वे सभी लोग उस विवादित ढांचे की तरफ बढ़ते हैं और वहां जाकर अपना भगवा ध्वज लहरा देते हैं। वो भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि पुलिस के लिए उस भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आखिर में उस समय की मुलायम सरकार पुलिस अधिकारियों को उस भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे देती है। उसके बाद ठीक वैसा ही होता है और बड़ी संख्या में कार सेवक शहीद हो जाते हैं। 1991 में यूपी में कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी और उन्होंने उस पूरे एरिया का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद आया वो दिन जो कि इतिहास की किताब में भारत में घटी एक महत्वपूर्ण घटना के तौर पर दर्ज है। आप में से कई लोग इस दिन को शौर्य दिवस या फिर काला दिवस के नाम से भी जानते होंगे। वो घटना घटी थी 6 दिसंबर के दिन। उस घटना के घटने से पहले ही कल्याण सिंह ने कोर्ट में ये साफ तरीके से जाहिर कर दिया था कि उनके होते हुए मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और ना ही पुलिस अधिकारी भीड़ पर कोई गोली चलाएंगे। 2 लाख के करीब कार सेवक पहुंच गए थे अयोध्या। सबकी मंशा साफ थी कि क्या करना है। आखिर फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। दोपहर के बज रहे थे 1:30 और पहला गुंबद गिरा दिया गया था। शाम को जब बजे 5 तब तक तीनों गुंबद हो चुके थे ध्वस्त। बाबरी मस्जिद के डिमोलिश होने के 1.5 घंटे बाद ही यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। कल्याण सिंह द्वारा इस्तीफा दे दिया गया और उस घटना के बाद दंगे केवल यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में होने लगे थे। इन्हीं दंगों की वजह से लगभग 1,000 के करीब लोगों की जानें गई। मुंबई जैसे शहर में भी बड़े स्तर पर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिस वजह से तकरीबन 900 लोगों की जानें गई। 16 दिसंबर 1992 के दिन एक कमेटी बनाई जाती है, लिबरन कमेटी। जो भी दंगे हो रहे हैं उन पर रिपोर्ट बनाना उस कमेटी का काम होता है।
2010 के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया, जिसके अनुसार राम मूर्ति पार्ट रामलला विराजमान को दे दिया गया, सीता रसोई और राम चबूतरा वाला पार्ट निर्मोही अखाड़ा को दे दिया गया, बचा हुआ थर्ड पार्ट सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। पर यह जजमेंट भी किसी को मंजूर नहीं था, अभी भी सभी को पूरा अधिकार ही चाहिए था। 9 मई 2011 को अब सुप्रीम कोर्ट के पास केस जाता है और हाई कोर्ट के जजमेंट को होल्ड पर रख दिया जाता है। फरवरी 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी एक केस फाइल कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में उस केस को फाइनलाइज करने के लिए। मार्च 2017 में चीफ जस्टिस के.एस. खेलकर थे और वो भी इसी कोशिश में थे कि इस केस को आउटसाइड द कोर्ट ही सेटल कर दिया जाए। दिसंबर 2017 तक लगभग 32 अपील्स जा चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में केस को फाइनलाइज करने के लिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर कर देता है कि इस केस का डिसीजन जनवरी 2019 तक लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एक बेंच बनाता है जिसमें जस्टिस रंजन गोगनी, शरद अरविंद बोबडे, डी.वाई. चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस. अब्दुल नज़ीर शामिल थे। अच्छी तरह से हर पहलू को खंगालने के बाद सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले लेता है। उस समय निर्मोही अखाड़ा को रिप्रेजेंट कर रहे थे सुशील कुमार जैन, सुन्नी वक्फ को रिप्रेजेंट कर रहे थे राजीव धवन और रामलला विराजमान को C.S. वैद्यनाथन। निर्मोही अखाड़ा को इनर कोर्ट यार्ड चाहिए था, सुन्नी वक्फ को इनर कोर्ट यार्ड प्लस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद और रामलला विराजमान को चाहिए था पूरा एरिया, क्योंकि उनका मानना था कि वहाँ पर राम मंदिर ही एग्जिस्ट करता था। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बना लेता है और तीनों पार्टीज को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ सबमिट करने के लिए कहता है। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ में हमें एक ऐसा ऑप्शन बताना पड़ता है जिसमें अगर हमने जो डिमांड की है वो पूरी ना हो तो दूसरा एक ऑप्शन दिया जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट सुनाता है, जिसके अनुसार लैंड की ओनरशिप किसको दी जाएगी ये ना ही लोगों के विचारों पर और ना ही ASI की रिपोर्ट्स पर डिपेंड करेगा। पूरा जजमेंट एविडेंस पर बेस्ड होगा। एविडेंसेस से क्लियर पता चलता है कि वहाँ मस्जिद तो थी पर हिंदुओं के पास भी वहाँ पूजा करने का अधिकार था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन अनसस्टेबल था, क्योंकि उस डिसीजन के हिसाब से एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जो कि पार्टीज को मंजूर नहीं था। आउटर एरिया में हिंदू पूजा कर रहे थे पर मुस्लिम भी वहाँ लगभग 400 सालों से नमाज पढ़ रहे थे। 9 नवंबर 2019 के दिन सुप्रीम कोर्ट ये फैसला लेता है कि 2.77 एकड़ जमीन रामलला विराजमान पार्टी को दे दी जाए और 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी जाए। उसके बाद 5 फरवरी 2020 के दिन एक ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर निर्माण शुरू हो जाता है।